आप सभी का भूगोल के इस व्याख्यान में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बीए पार्ट 1 के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के अंतर्गत पहले यूनिट का उस क्रम को आगे बढ़ाएंगे जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाओं के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे। आज इस चौथे परिकल्पना के रूप में जेम्स जीन्स और जेफरी की परिकल्पना की बात करेंगे। दो तारक परिकल्पना का ये एक महत्वपूर्ण परिकल्पना है जो 1919 में जीन्स के द्वारा ज्वारीय सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। बाद में चल के सन 1926 और उसके बाद 1928 में जेफे नामक जो विद्वान थे उन्होंने इसमें संशोधन किया। इस परिकल्पना के संदर्भ में जब बात करते हैं तो कुछ कंडीशंस की कल्पना इन्होंने की। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि जो आदिकालीन सूर्य था, जो प्राचीनकालीन सूर्य था, वो गैस का एक विशाल धधकता हुआ पुंज था जो अपनी कक्षा में निरंतर भ्रमण कर रहा था। इसी दौरान एक बहुत बड़ा तारा, सूर्य से भी ज़्यादा बड़ा तारा, घूमते घूमते सूर्य के निकट उसके समीप पहुंच गया और अपने आकर्षण शक्ति के द्वारा सूर्य में वो ज्वार पैदा कर दिया। इसका आशय ये है कि जैसे चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से समुद्र में ज्वार उठता है, उसी तरीके से ज्वार सूर्य के धरातल पर उठने लगा। कल्पना करिएगा, अगर ये सूर्य है और एक तारा कहीं बाहर से घूमते घूमते इधर आया, यहाँ से एक तारा आया घूमते घूमते, जैसे वो आता गया तो यहाँ पर सूर्य से के सतह में एक ज्वार उत्पन्न हुआ और इस तारे के आकर्षण के कारण जब वो तारा सूर्य के बिल्कुल नज़दीक आया, ये जो ज्वार है, ये ज्वार ये सूर्य के सतह से उठा और सूर्य के सतह से बाहर आने लगा। जैसे जैसे वो तारा सूर्य के निकट आता गया, ज्वार की ऊंचाई बढ़ने लगी, उसका आकार बढ़ने लगा। जब निकटतम दूरी में सूर्य के आ गया तो वो अलग हो गया, आपको जैसे एक डायग्राम में बताया गया था। और इसकी जो आकृति है वो एक सिगार के समान की आकृति। ये आकृति इस सिगार के रूप में रही। इसका महत्वपूर्ण कारण है कि एक तो जो सूर्य था, ये आपका सूर्य था सन, इसकी आकर्षण शक्ति और जो तारा यहाँ से जा रहा था इसकी आकर्षण शक्ति के कारण इसका जो स्वरूप है वो ऐसा इसलिए हो गया कि यहाँ पर प्रभाव ज़्यादा पड़ा आकर्षण का और तारे के आकर्षण का प्रभाव यहाँ पर पड़ा, ये जो मध्य भाग है यहाँ पर कम पड़ा, इसलिए ये भाग सकरा हो गया और ये भाग मोटा हो गया, ये भाग सकरा और एक सिगार की आकृति यहाँ पर ये ऐसे निर्मित हो गई। ये सिगार करोड़ों किलोमीटर लंबा था। जो ज्वारीय पदार्थ सूर्य से अलग होकर निकला एक सिगार के तरीके से, वो तारे की ओर आकर्षित हो गया और कालांतर में जब वो काफ़ी दूर निकल गया, जो बड़ा तारा था, वो तो निकला हुआ जो ज्वारीय पदार्थ था वो न तो उस तारे के साथ जा सका और न ही वो वापस सूर्य में आकर मिल सका। जो बाहर निकला था पदार्थ, ज्वारीय पदार्थ, सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण, उसके आकर्षण क्षेत्र में होने के कारण वो एक अलग पदार्थ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने लगा और जो कालांतर में जो ज्वारीय पदार्थ था जिसकी आकृति सिगार के समान थी, वो धीरे धीरे ठंडी हुई। ठंडे होने के बाद वो अलग अलग आकार में टूट गई और वो टूटने के बाद वो ठोस ग्रहों का रूप में परिवर्तित हो गए। इसमें यह कहा गया है कि जो ज्वारीय पदार्थ था उससे
ठोस ग्रहों की सृष्टि हुई है। जेफरीज के सिद्धांत को काफ़ी समय तक मान्यता मिली और इस सिद्धांत को अधिकांश विद्वानों ने अपना समर्थन दिया। ये सिद्धांत अन्य सिद्धांतों के अनुसार मान्य रहा, आज भी काफ़ी इसको समर्थन है। एक बिंदु आता है कि इस सिद्धांत में जो ज्वारीय पदार्थ की आकृति को सिगार की तरह बताया गया है, जो वास्तव में ऐसी ही होनी चाहिए थी। साथ ही सौरमंडल की के जब तारों को या उसके ग्रहों को आप एक सिस्टमेटिक लाइन में रखेंगे तो आपको इसी प्रकार की आकृति दिखती है कि दोनों छोर में छोटे छोटे ग्रह दिखाई पड़ेंगे आपको, और जो बीच में है वो मध्य में बड़े ग्रहों की स्थिति दिखाई देती है। सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण सभी ग्रह अपने कक्ष में सूर्य की ओर झुके हुए हैं और उसी स्थिति में झुके हुए वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस सिद्धांत में पृथ्वी को पहले द्रव अवस्था में माना गया, जो वर्तमान में जो भूगर्भ शास्त्री हैं उनकी मान्यताओं के अनुसार बिल्कुल सत्य है। प्लूटो नामक ग्रह जो है उसका अन्वेषण जेफरीज की परिकल्पना के बाद हुआ, लेकिन उसका जो आकार है वो भी इस परिकल्पना में बिल्कुल फिट बैठता है, जो इसके समर्थन में एक और नई बात होती है। कुछ समय बीतने के उपरांत जेफरीज महोदय के जो सिद्धांत है उसके ऊपर बहुत गंभीरता से अध्ययन हुआ, तो कहीं पर ऐसा लगा कि कुछ बातें हैं जिनको इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, या दूसरे शब्दों में इस सिद्धांत की त्रुटि कह सकते हैं। पहला बिंदु ये है कि सूर्य के धरातल का आंतरिक भाग इतना गर्म है, आप सभी जानते हैं, बहुत गर्म सूर्य का जो आंतरिक भाग है, उसका मध्य का भाग है, बहुत गर्म है। उस स्थिति में उसका पदार्थ स्वयं अपने आप में अलग होने की स्थिति में था, लेकिन इतना गर्म पदार्थ सूर्य से अलग होकर कोई नया ग्रह नहीं बन सकता, वरन वो अंतरिक्ष में फैल जाएगा, विलीन हो जाएगा। प्रसिद्ध विद्वान थे H.N. रसेल, उनका कहना है कि यदि इस परिकल्पना के अनुसार सौरमंडल की सृष्टि हुई होगी या उत्पत्ति हुई होगी तो इस प्रकार का इतना आकाश में फैलाव इसका नहीं होता। अगला जो महत्वपूर्ण बात है इसके जो विपक्ष में आता है वो ये है कि जो बहुत बड़ा विशाल तारा जिसके कारण सूर्य के सतह में ज्वार उत्पन्न हुआ और बाद में इस तारे का ग्रहों का प्रादुर्भाव हुआ, यह बात बिल्कुल सूटेबल नहीं थी। वो जो ग्रह है वो और कहाँ चले गया, दोबारा क्यों नहीं आया, या इस प्रकार का ज्वार और क्यों उत्पन्न नहीं हुआ। एक और बात आती है कि अंतरिक्ष में जो तारों की स्थिति है, जैसे कि इस सिद्धांत में कहा गया कि सूर्य भी अपने आप में एक तारा है, वो एक नवीन तारा है और एक बड़ा वाला तारा उसके करीब से गुजरा है। लेकिन जब आप अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं और तब आप पाते हैं कि अंतरिक्ष में तारों की जो आपस में दूरियां हैं वो इतनी ज़्यादा दूर है, इतनी अधिक दूरी है कि उन दूरियों से अलग होकर तारा एक दूसरे के पास आ ही नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा तथ्य है जो अस्पष्ट रहा, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि जो जेम्स जेफरीज महोदय ने अपनी परिकल्पना द्वैतारक सिद्धांत के अनुसार दी, वो उस समय जो अन्वेषण चल रहा था पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए, उसमें उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में हम लोग जो 4 प्रमुख परिकल्पनाओं के बारे में अध्ययन किया, इसके बाद मॉडर्न थ्योरीज आती है। मॉडर्न थ्योरीज में H.N. रसेल की द्वैतारक परिकल्पना है,
डॉक्टर आल्फवेन का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है। डॉक्टर वोन विसेकर की परिकल्पना है। प्रोफेसर हायल तथा लिटिलेटन का 9 तारा सिद्धांत है। इतने सारे सिद्धांत मॉडर्न थ्योरीज़ के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल थ्योरीज़ हैं वो ये 4 बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस तरह पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न आयामों से उन्होंने अध्ययन करने का प्रयास किया। तो आज के इस व्याख्यान में, इस संक्षिप्त व्याख्यान में केवल इतना ही। अब आगे हम अगला जो प्रेजेंटेशन है या लेक्चर्स है या आप व्याख्यान समझ सकते हैं, वो अगले क्रम के लिए छोड़ते हैं, जिसमें आपको जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना के संदर्भ में जानकारी दिया जाएगा।